इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टीजीटी हिंदी 2004 का पेपर। तो 2 पार्ट हो चुका है, तो एक में 41 तक हुआ था और दूसरे में 84 तक हो गया है। तो अब ये तीसरा पार्ट है इसका, इसमें 85 से शुरू करेंगे और 125 पूरा इसमें हो जाएगा। ठीक, तो 2004 का पेपर ऐसे हम लोग आज समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आगे का पेपर देखा जाएगा। तो इसको भी स्टार्ट किया जाता है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने, वासुदेव शरण अग्रवाल ने। तो हिंदी साहित्य के जो प्रथम काल है जिसको आदिकाल कहा जाता है, उसको आदिकाल नाम किसने दिया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल शुक्ल जी कहे हैं। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत युग कौन कहा, राहुल सांकृत्यायन कहे हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, मतलब कि अभी शुरुआत बीज वपन अभी हो रहा था, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी कहें कि ये बीज वपन काल है। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल, और डॉक्टर गुप्त यानी कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखे, ये प्रारंभिक काल कहे हैं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो लिखे, वो चारण काल और संधि काल और चारण काल का है। ठीक, अब देखा जाए आगे 86 नंबर, बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है। श्रृंगारिक शैली है कि आख्यान शैली है कि गेय शैली है कि प्रबंध शैली है। तो बीसल देव रासो जो आदिकाल की श्रृंगारिक रचना है, लेकिन शैली इसकी पूछ रहा है, लेकिन इसकी शैली जो है गेय है। तो बीसल देव रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है, यह मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधि काव्य है। आदिकाल के गेय साहित्य में इसकी चर्चा महत्वपूर्ण रूप में की जाती है। यह वस्तुतः प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की कोटि में आता है। ठीक, तो ये गेय है। लोक गेय पूछेगा तो परमाल रासो को बताया जाएगा। ठीक, लोक गेय शैली में कौन है, परमाल रासो, जिसको आलखंड भी कहा जाता है। अब इसको यहाँ पे मिलान करना है, सूची का मिलान करना है 1 का 2 से। 10 कुमार चरित, उत्तराम चरित, तो ये संस्कृत साहित्य से पूछा है, तो रचना है, इसका मिलान किया जाए। 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है, तो दंडी की है। 10 कुमार चरित दंडी की है। नरसिंह चरित श्रीहर्ष की है, और उत्तर रामचरित भवभूत की है। तो इसका तीसरा हो जाएगा। 10 कुमार चरितम के लेखक दंडी हैं, जो कि 13 उच्छ्वासों में विभक्त है। तो ये 10 कुमार चरित जो है 13 उच्छ्वासों में विभक्त है। नैषध चरित के लेखक श्रीहर्ष हैं, यह 22 सर्गों में विभक्त है। तो नैषधीय चरितम जो है ये 22 सर्गों में है। ठीक, तो ये क्या है, इसको विद्वानों के लिए औषधि माना जाता है नैषध चरित को। तथा उत्तर रामचरितम के लेखक भवभूति हैं, यह 7 अंकों में विभक्त है। ठीक, यह 7 अंकों में विभक्त है, ये ध्यान देना है। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। तो भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, ये मतलब भक्ति को दक्षिण में कौन कह रहा है कि भक्ति दक्षिण में उपजी और वहाँ से उत्तर में आई है। तो क्या दिया है कि भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। तो ग्रियर्सन हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं कि जयशंकर प्रसाद है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था। 17वीं शती में आलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारंभ की, उसे उत्तर भारत में फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हुई। ठीक, तो दक्षिण भारत में आलवार भक्त हुआ करते थे, आलवार। और एक नैनार थे। तो आलवार जो थे वैष्णव भक्त थे, और नैनार जो थे शैव थे। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप ये किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य कृतियां हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से लिखे हैं, सुर साहित्य नाम से लिखे हैं, कबीर नाम से लिखे हैं, इस पे इनको कोई पुरस्कार भी है, और हिंदी साहित्य तथा मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप प्रमुख है। हम देखा जाए, पद्मावत है, एक त्रासदी है कि मुक्तक काव्य है कि गेय काव्य है कि आत्मवक्तव्य है। तो पद्मावत को कोई त्रासदी कह दिया। विजय देव नारायण शाही जो हैं वो कहे कि पद्मावत जो है एक ट्रेजेडी है। तो वही यहाँ पे पूछना चाह रहा है, पद्मावत है क्या।
ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया पद्मावत सूफी काव्य परंपरा का श्रेष्ठ काव्य है। अखरावट तथा आखिरी कलाम जैसी के 2 अन्य ग्रंथ हैं। और ये देखिए यहाँ पे आंसर दे दिया है ना, उत्तर 1 यानी कि एक त्रासदी है, पद्मावत एक त्रासदी है। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? जायसी ने, कि सूरदास ने, कि तुलसीदास ने, कि नंददास ने? तो ये तुलसीदास की है। संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्माण कौन किया? तुलसीदास। भक्ति काल को राम भक्ति काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि तुलसीदास ने संस्कृत को भक्ति काल के राम भक्ति काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि तुलसीदास ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। तुलसी की अक्षय कीर्ति का आधार उनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस है। इसमें 7 कांड हैं तथा इसकी भाषा अवधी है। इसमें 7 कांड है, 7 कांड याद रहना चाहिए। 7 कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड, ये 7 है। ये 7 एकदम याद रहना चाहिए, क्रम पूछ देता है मिलाने के लिए। अब 92 नंबर प्रश्न देखा जाए। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? तो भक्ति काल में तो सूरदास बहुत अच्छा चित्रण किए हैं गृहस्थ जीवन का, लेकिन आधुनिक काल में ऐसा कौन किया है? तो हरिऔध किए हैं, कि जगन्नाथ दास रत्नाकर किए हैं, कि निराला किए हैं, कि मैथिली शरण गुप्त किए हैं? तो ये मैथिली शरण गुप्त किए हैं। ठीक। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास के काव्य में मिलता है, वैसा ही गृहस्थ जीवन का सुंदर चित्रण आधुनिक काल के कवि मैथिली शरण गुप्त में मिलता है। विनय पत्रिका की भाषा है, ये तुलसीदास से हमेशा पूछ लेता है कि इनकी भाषा है अवधी ब्रज दोनों में लिखे हैं, तो इनकी भाषा हमेशा पूछ लेता है कि किसमें किस रचना में की क्या भाषा है। तो ये सिंपल ध्यान देना है कि जिसमें राम, जानकी और पार्वती रहेंगे वो अवधी भाषा में रहेगी। उसके अलावा जितना है सब ब्रज भाषा में है। देखिए डायरेक्ट विनय पत्रिका हो गया, तो इसमें कोई नाम नहीं आया है उन लोगों का, तो ये विनय पत्रिका जो है ब्रज में हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या है? ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली। तो ये ब्रज में है विनय पत्रिका। तुलसीदास द्वारा लिखित विनय पत्रिका के अलावा कवितावली, देखिए इसमें भी नहीं आ रहा है, दोहावली, गीतावली और कृष्ण जी से संबंधित जो रहेगा वो तो ब्रज में ज़्यादा लिखा ही गया है। कृष्ण गीतावली एवं रामाज्ञा प्रश्न की भाषा भी ब्रज भाषा है। इसको हमको डाउट है कि रामाज्ञा प्रश्न की भाषा क्या है, इसको देख के बताया जाएगा। जबकि रामचरितमानस रामलाल राजू, देखिए सब में राम आ रहा है, इसमें पार्वती मंगल में पार्वती, जानकी मंगल में जानकी, बरवे रामायण इसमें रामायण आ ही गया, एवं वैराग्य संतबिनी की भाषा अवधी है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा से है। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। निबद्ध कोटि के इस प्रबंध गीत को सर्वप्रथम गोपाल नायक ने राग भीम पलासी को सुर ताल में निबद्ध करके गाया था, परंतु इसे विशिष्ट पद रचना और गेय शैली में ढालने का श्रेय ग्वालियर नरेश मान सिंह तोमर को प्राप्त है। ध्रुपद गायन की शैलियों को बानियाँ कहते हैं, जिसके 4 भाग हैं, गोवर हाहर, डागुर, खंडार, नाहौर। ठीक, ये जिसके 4 शैलियाँ हैं। बैरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं। बैरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन हैं? केशवदास हैं, कि भिखारी दास हैं, कि रहीम हैं, कि बिहारी हैं? तो बैरवे नायिका भेद कौन लिखा है? तो ये रहीम लिखे हैं। बैरवे नायिका भेद ये अवधी में लिखे हैं रहीम। बैरवे नायिका भेद की रचना रहीम ने अवधी भाषा में की है। इन्हीं की प्रेरणा से तुलसीदास ने भी बैरवे रामायण की रचना अवधी भाषा में की, ये भी ध्यान देना है। बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना की है तथा केशवदास ने कवि प्रिया, रसिक प्रिया एवं रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है तथा भिखारी दास ने काव्य निर्णय की रचना की है। ठीक। रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा है, तो रहीम दास की रचना है एक मदनाष्टक, उसकी भाषा पूछ रहा है। खड़ी बोली है, कि अवधी है, कि ब्रज है, कि राजस्थानी है? तो इसकी बोली जो है भाषा जो है खड़ी बोली है। ठीक। रहीम अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक थे। इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, और इन्होंने अवधी, ब्रज एवं खड़ी बोली में रचनाएं की है। इनकी प्रमुख रचनाओं में रहीम सतसई, ये भी सतसई लिखे हैं। देखिए बैरवे नायिका भेद ये अवधी भाषा का है, रहीम दोहावली ये ब्रज में है, मदनाष्टक खड़ी बोली में है, तथा रास पंचाध्याय ये भी लिखे हैं, नंददास भी लिखे हैं।
और रहीमदास की एक रचना है, वो भी पूछता है। खेट कौतुकम है, तो उसमें वो ज्योतिष ग्रंथ है, वो कहीं कहीं खेल कौतुकम भी मिलता है। तो खेट कौतुकम को ध्यान देना है कि ज्योतिष ग्रंथ है रहीम का। ठीक। चित स्वामी किस धारा के कवि है? चित स्वामी, तो ऑप्शन दिया है राम भक्ति धारा के, कि अष्टछाप धारा के, कि प्रेम मार्गी धारा के, कि निर्गुण धारा के। तो अष्टछाप की स्थापना, ये जो अष्टछाप के कवि हैं चित स्वामी, वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? विठलनाथ, उन्हीं के शिष्य थे। ठीक। अब देखिए, अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ द्वारा की गई थी। अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास, गोविंद स्वामी, परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास, नंददास, चित स्वामी तथा चतुर्भुज दास सम्मिलित हैं। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं। तो ये रामचंद्र वर्मा किस लिए प्रसिद्ध हैं? कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, कि आलोचक के रूप में, कि भाषाविद के रूप में, कि कोशकार के रूप में? तो रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध है कोशकार के रूप में। ठीक। रामचंद्र वर्मा कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। शब्दानुशासन नहीं पूछ रहा है, हिंदी शब्दानुशासन, यहाँ पे ध्यान देना है हिंदी को। बस शब्दानुशासन पूछेगा तो हेमचंद को लगा दिया जाएगा, लेकिन हिंदी शब्दानुशासन पूछ रहा है तो देखिए ऑप्शन कामता प्रसाद गुरु है, कि किशोरीलाल गोस्वामी हैं, कि श्याम सुंदर दास हैं, कि रामचंद्र वर्मा है। तो हिंदी शब्दानुशासन कौन लिखा है? किशोरीदास वाजपेयी। इनको ध्यान देना है। हिंदी के पाणिनि कहे जाते हैं ना। अब हिंदी व्याकरण का पाणिनि पूछेगा तो कामता प्रसाद गुरु को बताया जाएगा, इसलिए कि हिंदी व्याकरण नाम से रचना किए हैं, तो ये हिंदी व्याकरण के पाणिनि हो गए। और हिंदी के पाणिनि पूछेगा तो किशोरीदास वाजपेयी को बताया जाएगा। ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है इसमें, बस इससे याद करना है कि कामता प्रसाद गुरु की रचना है हिंदी व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण के पाणिनि हो गए, और ये किशोरीदास वाजपेयी हिंदी के पाणिनि हो गए। ठीक। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी हैं, जबकि शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद जी हैं। रीतिकाल के की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो रीतिकाल में कई काव्य धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। उसमें रीति सिद्ध काव्य धारा है, उसके कवि एक हैं, उनको देख के छांटना है। तो देखा जाए कौन है। केशव हैं, कि देव हैं, कि भूषण हैं, कि बिहारी हैं? तो बिहारी जो है रीति सिद्ध कवि हैं, इनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिहारी की प्रमुख रचना बिहारी सतसई है, एक ही रचना बस की है। ठीक। और उसी को लिख के अमर हो गए, बिहारी सतसई। केशव से हिंदी की रीति परंपरा प्रारंभ होती है, ये भी ध्यान देना है कि केशवदास से हिंदी की रीति परंपरा प्रारंभ होती है। रीतिकालीन भूषण ने वीर रस की कविताएं लिखी हैं। तो रीतिकाल में कौन ऐसा कवि था जिसने वीर रस की रचना की थी? तो भूषण ने की थी। तो ये शिव इनके आश्रय में रहते थे ना, शिवाजी के आश्रय में। तो ये लिखे भूषण वीर रस की कविताएं। और देव रीतिबद्ध धारा के कवि हैं, देव रीतिबद्ध धारा कवि हैं। नहुस नाटक के नाटककार हैं गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास, ब्रज रत्न दास, सीताराम दास, इनमें से कोई नहीं। तो नहुस नाटक हिंदी के प्रथम नाटकों में इसका नाम आता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका नाम बताएं कि ये प्रथम नाटक है भारतेंदु के अनुसार। तो ये जो नाटक है गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास का है। गोपाल चंद गिरधर दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी थे। अब देखा जाए आगे। नहुस नाटक के नाटककार गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम नाटक अपने पिता गोपाल चंद द्वारा लिखित नहुस 1841 ईस्वी को बताया है। लोकायतन के रचयिता हैं। तो लोकायतन महाकाव्य है, एकमात्र महाकाव्य है। किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, कि पाल कृष्ण शर्मा नवीन का है, कि माखनलाल चतुर्वेदी का है, कि सुमित्रानंद पंत का है? तो ये लोकायतन जो महाकाव्य है ये इस सुमित्रानंद पंत का है। इनकी प्रारंभिक कृति वीणा है, वीणा। इनकी अन्य रचनाओं के नाम है पल्लव। ठीक। पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, घोषणा पत्र कहा जाता है। ग्रंथि है, गुंजन है, गुंजन का डेट 1932 है। युगांत है, युगवाणी है, ग्राम्या है, युगपथ है, स्वर्णधूलि है। स्वर्ण काव्य लिखने वाले कवि हैं स्वर्ण किरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, किरण, वीणा, पौ फटने से पहले, पतझर एक भाव क्रांति नाम से भी है, गीत हंस, शंख ध्वनि, शशि की तरी, समाधिता, आस्था, ज्योत्सना, रजत शिखर, ये रजत शिखर और शिल्पी नाम से लिखे हैं। ठीक। 100 वर्ण, अतिमा, मधुवन, युग पुरुष, छाया और मानसी,
तारापथ नाम से लिखे हैं, चित्रांगदा नाम से लिखे हैं और गंधवीथी नाम से लिखे हैं। ये सब इनकी रचनाएं हैं। आंसू है, आंसू जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ये क्या है, मुक्तक काव्य है कि अतुकांत काव्य है कि प्रबंध काव्य है कि इनमें से कोई नहीं है। तो आंसू को देखा जाए क्या है ये, छायावाद के, तो ये मुक्तक काव्य है। ठीक, छायावाद के प्रवर्तन का श्रेय प्रसाद को प्राप्त है। ये जन्मजात अनुरागी थे, वाराणसी के थे ये ना। ये इनकी अन्य रचनाओं के नाम है चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, झरना, लहर 25 में है 1900, और कमायनी, कमायनी बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि 35 में है कि 36 में है, कहीं कहीं 35 दिया है, कहीं कहीं 36 दिया है। तो कमायनी 35 शायद ज़्यादा माना जाता है, डॉक्टर नगेंद्र माने हैं 35। निराला की अंतिम कविता है, निराला की अंतिम कविता है राम की शक्ति पूजा है कि तुलसीदास है कि सरोज स्मृति है कि पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। तो निराला की अंतिम कविता जो है यही है, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ठीक, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। तो ये हाँ, कहाँ गया, निराला की अंतिम कविता है। तो पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। और राम की शक्ति पूजा है, इनकी इन्हीं की रचना है, तुलसीदास इन्हीं की रचना है, 1938 में है। सरोज स्मृति इनकी है, अपनी पुत्री के शोक में लिखे थे। और राम की शक्ति पूजा तो बहुत इनका फेमस है। ये अब देखिए, निराला की अंतिम कविता तो पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, जिसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ। 60 में लिखे हैं, ठीक ना। निराला की पहली कविता जो है जूही की कली थी इनकी, और अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, ध्यान देना है, पहली और अंतिम दोनों। निराला की यह कविता सांध्य काकली में संग्रहित है। तो ये सांध्य काकली इनका काव्य संग्रह है, उसमें संकलित है। कला और बूढ़ाचार्य के लेखक हैं, देखिए एक ही कवि से दो प्रश्न बन रहा है। रामधारी सिंह दिनकर हैं कि सुमित्रानंद पंत हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी हैं। तो कला और बूढ़ाचार्य के लेखक सुमित्रानंद पंत हैं। कला और बूढ़ाचार्य के लेखक सुमित्रानंद पंत जी हैं। छायावाद में अभिव्यक्त अनुभूतियों के प्रचार प्रसार और परिष्कार का श्रेय सुमित्रानंद पंत को है। ये प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं ना सुमित्रानंद पंत। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन। दीपशिखा है कि यामा है कि निहार है कि रश्मि है। तो हम ये ऐसे याद किए, निहार रश्मि निर्जा सांदगी यामा दीपशिखा, निहार रश्मि निर्जा सांदगी यामा दीपशिखा। तो सबसे पहले निहार आ रहा है ना। महादेव वर्मा की प्रथम कृति निहार है। निहार की अनुभूति, रश्मि की चिंतन की प्रौढ़ता दोनों एक साथ निर्जा में देखा जा सकता है। यामा में निहार, रश्मि निर्जा और सांदगीत के सभी गीतों का संग्रह, ये भी पूछता है। तो यामा इनका जो काव्य संग्रह है, इन पे इनको ज्ञानपीठ मिला है ना यामा पे। तो ये पूछता है कि यामा में कौन कौन संकलित है। तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, ये शुरू का जो 4 है वही यामा में संकलित हो गया। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, दीपशिखा, 5 रचना की याद हो रही है शुरू से ना। तो उसमें निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत 4 हो जा रहा है, तो 4 को यामा में संकलित कर दिया गया है। अब देखा जाए 107 नूतन ब्रह्मचारी है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी संग्रह है कि इनमें से कोई नहीं। तो नूतन ब्रह्मचारी जो है ये उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी क्या है, उपन्यास है, और बालकृष्ण भट्ट का है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। इनका एक अन्य उपन्यास 100 अजान और 1 सुजान है। 100 अजान 1 सुजान। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है, राधा कृष्णदास हैं कि जगमोहन सिंह हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह कि देवकीनंदन खत्री हैं कि गोपाल राम गहमरी। तो भूतनाथ उपन्यास कौन लिखा है, देवकीनंदन खत्री लिखे हैं। अयारी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं, 43वीं अयारी उपन्यासों के जनक। ठीक, और जासूसी उपन्यासों के जनक पूछेगा तो गोपाल राम गहमरी। और देखिए देवकीनंदन खत्री के अन्य प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता, बहुत फेमस है, इसका डेट भी पूछता है। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, यह चंद्रकांता का डेट 1888 शायद दिया रहता है, अब पता नहीं सही, वो 89 है कि 88, 88 दिया रहता है, 1888 चंद्रकांता का डेट। चंद्रकांता संतति है, ये भी ध्यान देना है। नरेंद्र मोहिनी, काजर की कोठरी, ये भी ध्यान देना है, काजर की कोठरी। इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों को हिंदी सीखनी पड़ी, ये बहुत बड़ी चीज़ थी।
शुक्ल जी भी इसको लिखे हैं कि इनका ये योगदान ज़्यादा रहा कि इनको पढ़ने के लिए बहुत से जो लोग हिंदी नहीं जानते थे वो लोग हिंदी सीखे, तो इनका योगदान इसलिए बहुत ज़्यादा है। गहमरी जासूसी उपन्यासकार हैं गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यास। 109 नंबर, श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ से प्रकाशित होता था। श्री वेंकटेश्वर समाचार, श्री वेंकटेश्वर समाचार कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से कि इलाहाबाद से कि लखनऊ से कि बम्बई से? तो ये बम्बई से प्रकाशित होता था। श्री वेंकटेश्वर समाचार 1894 ईस्वी बम्बई से प्रकाशित होता। और एक धर्मयुग पत्रिका थी वो भी यहीं से प्रकाशित होती थी, मुंबई से। ये मासिक पत्र था। अब ये ध्यान देना कि मासिक पत्र था। श्री वेंकटेश्वर समाचार मासिक पत्र था जो बम्बई से निकलता था। प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर दिया गया था, तो वो कौन थी? सोजे वतन थी कि कर्मभूमि थी कि गबन थी कि निर्मला थी? तो सोजे वतन जो कहानी संग्रह था इनका, इसमें 5 कहानियाँ थी, तो उसको ब्रिटिश सरकार ने जब्त करके जलवा दिया था। इतना प्रेमचंद का खौफ हो गया था उन लोगों को, इतना देशभक्ति लिख दिए थे उसमें कि अब अंग्रेज भी उनसे डर गए। ठीक, अब आगे देखा जाए। प्रेमचंद द्वारा लिखित यह कहानी संग्रह है जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, जबकि कर्मभूमि, गबन तथा निर्मला प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। वैज्ञानिक उपन्यास के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा, रांगिए राघव, राहुल साकृत्यायन, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। तो मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। वृंदावन लाल वर्मा ने यूँ तो सामाजिक उपन्यास भी लिखे हैं, पर उनकी ख्याति विशेषतः विराटा की पद्मिनी उपन्यास है। ठीक, झांसी की रानी, मृगनयनी, कचनार, अहिल्याबाई, माधोजी सिंधिया, भुवन विक्रम, ये क्रय लिखा है ना, गलत लिखा है, भुवन विक्रम है, भुवन विक्रम आदि ऐतिहासिक उपन्यासों के लिए है। मतलब इनकी ये सामाजिक उपन्यास भी लिखे हैं, लेकिन इनकी ख्याति जो है ऐतिहासिक उपन्यासों के लिए है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, जमीन बिक जाना, जमीन खरीदना। तो खेत रहने का बहुत अच्छा अर्थ होता है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना। ठीक, युद्ध में शहीद होने को कहते हैं खेत रहना। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। देखिए ये भी फिर से पूछ दिया, 2000 शायद 2 में कि 1 में पूछा था, पिछले पेपर में हम लोग देख चुके हैं, ये पूछ चुका है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कविता कौमुदी है कि उद्धव चरित है कि प्रिय प्रवास है कि लोकायतन है? तो ये प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम का महाकाव्य हरिऔध जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इनके अन्य ग्रंथ हैं पद्म प्रसून, ये ध्यान देना है, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, बोलचाल, रस कलश को रीति ग्रंथ माना जाता है, और वैदेही वनवास प्रसिद्ध है। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त। इनमें से कोई नहीं। तो कोई ऐसा कवि जो द्विवेदी युग को मान लीजिए कि वही एकदम प्रसिद्ध, द्विवेदी युग का सबसे प्रसिद्ध कवि मान लीजिए पूछ रहा है, प्रतिनिधि वही चीज़ हुआ, प्रतिनिधि का मतलब प्रसिद्ध। तो मैथिली शरण गुप्त हो गए, यही है। प्रारंभ से ही गुप्त जी में तुकबंदी करने की प्रवृत्ति थी। बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का आशीर्वाद पाकर खड़ी बोली काव्य के प्रतिनिधि कवि के रूप में आशातीत, मतलब आशा से अधिक सफलता प्राप्त की। भारत भारती, हिंदू और रंग में भंग, ठीक, 1909 में। जयद्रथ वध, विकट भट्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका डेट ये 1757 में हुआ था ना। तो प्लासी का युद्ध का ये उस पे लिखे हैं, गुरुकुल, किसान नाम से लिखे हैं। ठीक, पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, ये बहुत फेमस है। साकेत 1931 में है, यशोधरा 1932 में है। तो साकेत और यशोधरा इनका दोनों फेमस, साकेत ज़्यादा फेमस है। इनके प्रबंध काव्य हैं, ध्यान देना है कि प्रबंध काव्य हैं इनके। ठीक, अब देखा जाए आगे। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना, भक्ति भावना। तो भारत भारती में किस प्रकार की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो राष्ट्रीय भावना प्रस्तुत की गई है। भारत भारती बहुत इंपॉर्टेंट है, देशभक्ति एकदम जगा के रख दिए मैथिली शरण गुप्त जब लिखे इसको। तो इसको गांधी जी भी पढ़े थे भारत भारती को। तो इसको पढ़ने के बाद ही इनको जो है कि राष्ट्र कवि की उपाधि दिए गांधी जी।
मैथिली क्षण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा गया। भारत भारती मैथिली क्षण गुप्त की रचना है जिसमें राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। आलोचकों को इसमें गुप्त जी की संकुचित राष्ट्रीयता की झलक मिलती है, पर आगे चलकर गुप्त जी की विचारधारा अधिक व्यापक, उदार एवं मानवतावादी हो गई। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं श्रीधर पाठक हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति शास्त्र जो है इसके लेखक द्विवेदी के प्रवर्तक एवं सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यह अर्थशास्त्र विषय पर आधारित है। अब देखिए आगे 117 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, ये भी पूछ चुका है पीछे, थोड़ा थोड़ा चेंज किया था ऑप्शन। तो पूजनीय, ये तो गलत है। पूजनीय छोटा ऊ का मात्रा दे दिया, ये भी गलत है। पूजनीय ये देखा जाएगा, पूजनीय ये गलत है। तो तीसरा नंबर जो है ये सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द पूजनीय है। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो प्रेमाश्रम का है कि गबन का है, गोदान का है कि निर्मला का है? तो गोबर किसका, गोदान का पात्र है। होरी का पुत्र था ना गोवर्धन, उसी का नाम गोबर था, शॉर्टकट में नाम हो गया है इसका गोबर। गोबर प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का पात्र है। गोबर का नाम गोवर्धन था। प्रेमचंद ने अपनी अंतिम कृति के रूप में गोदान को 1936 में लिखा था। यह उपन्यास जगत के श्रेष्ठतम उपन्यासों में से एक है। ठीक। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। हिंदी नवरत्न में हिंदी के 9 कवियों के बारे में लिखा गया है। तो उसमें 9 कवि हैं, उसको भी याद किया जाता है कौन कौन कवि हैं। तो हिंदी नवरत्न के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। तो मिश्र बंधु 1910 में नवरत्न, हिंदी नवरत्न लिखे। तो 9 है ना, तो 1 साल बढ़ा दीजिए। हिंदी नवरत्न का डेट है 1910 ईस्वी और लिखे हैं मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधुओं की एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक मिश्र बंधु विनोद है। ठीक। मिश्र बंधु विनोद जो है इन लोगों का इतिहास ग्रंथ है। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लिखे हैं। अभिन्न 120 देखा जाए, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो अभिन्न ये हो जाएगा कि अ प्लस भिन्न होगा कि अभित प्लस न होगा कि अनि प्लस न होगा। तो इसमें अभित प्लस न हो जाएगा अभिन्न। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन के स्वयं अथवा व्यंजन के मेल से, क्या इधर कुछ है क्या, व्यंजन के स्वयं अथवा व्यंजन के मेल से उस व्यंजन में जो रूपांतरण होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। रत्नाकर यानी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो चौपाई में लिखा गया है कि दोहा में लिखा गया है कि रोला में लिखा गया है कि घनाक्षरी में लिखा गया है? तो ये रोला छंद में लिखा गया है। रत्नाकर कृत गंगावतरण जो है रोला छंद में है। रत्नाकर कृत गंगावतरण रोला छंद में लिखा गया है। गंगावतरण में आकाश से उतरती हुई गंगा को संभालने के लिए उद्धत शिवाजी का ओज में चित्रण है। ठीक। शिवाजी यहाँ नहीं रहेगा, शिव जी रहेगा, शिव जी का ओज में चित्रण है। इसमें कवि ने श्रृंगार, वीर, हास्य, भयानक आदि रसों का सुंदर निरूपण किया है। 122 नंबर देखा जब खत्म ही होने वाला है। टाइम तो ज़्यादा नहीं ना हुआ, आधा घंटा लगभग हो ही गया है। अवधि का निजी छंद है, बरवे है, कवित्त है, रोला है, छप्पा है। तो अवधि का निजी छंद बरवे है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। जी विसा, देखिए जी विसा, जी विसा, जी विसा, तो ये रहेगा। देखिए यहाँ पे जो लिखा है ना इसको ध्यान से देख लीजिए, यही रहेगा, इस तरह से लिखा जाएगा जी विसा। ठीक। जी विसा, इसको याद रख लीजिएगा, ऐसे ही लिखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द जी विसा, जीने की इच्छा, जी विसा। सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं कवि के रूप में, विनिमतकार के रूप में, नाटककार के रूप में, व्यंग्यकार के रूप में। तो सरदार पूर्ण सिंह जो है भावात्मक निबंध लिखे हैं, तो निबंधकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। सरदार पूर्ण सिंह निबंधकार के रूप में विख्यात हैं। ये द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे। ये भी ध्यान देना कि ये द्विवेदी युग के निबंधकार थे। आचरण की सभ्यता लिखे, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, 4-5 निबंध लिखे हैं, लेकिन सब फेमस लिखे हैं। और पवित्रता नाम से लिखे हैं, कन्यादान नाम से लिखे हैं, ये सब इनका प्रसिद्ध निबंध है। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1895 में कि 93 में कि 98 में कि 1890 में? तो 1893 में नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। ठीक। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना काशी में सन 1893 में हुई थी।
इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रभाषा और लिपि का प्रचार प्रसार करना था। तो हम लोगों का पेपर आज 2004 का ख़त्म हो गया। इसके बाद 2005 का देखा जाएगा। 2004 का पेपर पूरा ख़त्म हो गया। इसको एक्सप्लेनेशन करने में इसका ज़्यादा टाइम लग जाता है, नहीं तो बहुत जल्दी पेपर हो जाता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में जितना टाइम दिया जाएगा जितना उसमें, इसलिए कि सॉल्व तो बहुत लोग किए हैं, लेकिन जो ध्यान से सॉल्व करेगा वही आगे जाएगा। बस प्रश्न डायरेक्ट आंसर भी नहीं देखा जाता है कि कोई भी प्रश्न पढ़िए उसका डायरेक्ट आंसर देख लीजिए तो डायरेक्ट आंसर ही बस याद रहेगा, प्रश्न भूल जाएगा कि प्रश्न क्या था। तो इसीलिए पूरा चारों ऑप्शन पढ़ा जाता है, उसके बाद आंसर उसका पता है जो उसको लगाया जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।